हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मतलब होता है दूसरों की फीलिंग्स की तरफ सेंसिटिव होना। ये चीज़ इसमें सिखाई जाती है कि कैसे अगर हम किसी हायर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो हमें अपने जो अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी तरफ सेंसिटिव होना चाहिए, उनकी फीलिंग्स, उनकी नीड्स की तरफ सेंसिटिव होना चाहिए। तो अभी तक जो हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे इससे पहले, वो सारी ऐसी ट्रेनिंग थी जिससे हम अपने प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कंप्यूटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग्स तो होती ही रहती हैं जो आपको प्रोफेशनली बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल लैडर पे ऊपर जाते हो, जैसे कि आप कोई मैनेजरियल पोजीशन लेते हो जहाँ पे आपको लोगों को हैंडल करना होता है और टीम को हैंडल करना होता है, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपको एक सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे सॉफ्टवेयर स्किल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है कि आप कितने सेंसिटिव हो लोगों की नीड्स की तरफ। तो इंटरपर्सनल स्किल्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपने लोगों के, अपने अंडर जो लोग हैं, आपके अंडर जो टीम है, उनसे उनसे काम करवाना है और आपने उनको परेशान भी नहीं करना है और आप ये भी चाहते हो कि आपका काम भी वो कर दें। तो इंटरपर्सनल स्किल्स बिकम नेसेसरी फॉर अ मैनेजर as he or she has to take on the perspective of others। तो दूसरों के तरीके से सोच पाना, दूसरों के साथ रिलेट कर पाना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कोई भी उस पर्सन के लिए जो एक मैनेजरियल पोजीशन पे काम करता है या जो कुछ लोगों के ऊपर काम करता है, जिसके अंडर कुछ लोग काम करेंगे और उस पर्सन को उनसे काम करवाना है सही तरीके से। Hence the need for training to improve skills in a group setting। तो ये जो ट्रेनिंग दी जाती है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ये इंडिविजुअल ट्रेनिंग नहीं होती है, ग्रुप के साथ होती है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के लिए एक ग्रुप को पूरा बनाया जाता है एंड उनको आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक पूरा एनवायरनमेंट दिया जाता है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्या क्या तरीके उसमें यूज़ करते हैं कि वो आपस से इंटरेक्ट करते करते सेंसिटिव हो जाएं एक दूसरे के नीड्स को लेके, एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को लेके। इट हेल्प्स अ पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड वाई अदर्स डू वट एवर दे डू। तो एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट को ये समझ में आता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे भी वो बिहेव कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की बात कर्ट लुईन ने करी थी और उन्हीं के और उनके कोलीग्स के एफर्ट्स थे जिसकी वजह से ये जो ट्रेनिंग है ये देना शुरू हुआ था हर जगह पे। और इनका मेन कंसर्न ये था कि अगर कोई लीडर ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक लीडर्स कौन होते हैं? जो हर चीज़ अपने तरीके से करते हैं, जो बिल्कुल उनको वैसे ही काम चाहिए होता है जैसा वो चाहते हैं और उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि कोई उनके काम में कुछ चेंज करे या फिर कोई मना करे। तो उस तरह की अगर लीडरशिप कहीं है तो उस केस में किस तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस लीडर के अंदर कि वो सेंसिटिव हो अपने ग्रुप की तरफ। मेनली ये कंसर्न था कर्ट लुईन का, इसलिए उन्होंने ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर बहुत एफर्ट लगाए थे कि कोई ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जिसमें हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकें दूसरों के व्यू पॉइंट्स की तरफ। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोग्राम एंड फोकसेस ऑन सर्टेन गोल्स। अब इस ट्रेनिंग के कुछ गोल्स होते हैं। जब ये ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके क्या गोल्स होते हैं? मेकिंग पार्टिसिपेंट्स मोर अवेयर ऑफ द इमोशंस ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स। तो पार्टिसिपेंट्स को अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस की अवेयरनेस होनी चाहिए एंड इंक्रीज देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड अदर्स इमोशंस। तो दूसरों की इमोशंस की तरफ सेंसिटिव होना ज़रूरी है। दूसरा गोल है द अल्टीमेट एम ऑफ द ट्रेनिंग इज टू हैव एन इंटेंस एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स। तो इस तरह के एक्सपीरियंस उनको ट्रेनिंग में मिले जिससे उनकी लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स, मतलब इस तरह के नॉलेज हो उनको या इस तरह की चीज़ें, इंसाइट्स उनको मिल जाए जिससे उनकी लाइफ में आगे बहुत चेंजेस आ जाए और वो अपने आप को एकदम सेंसिटिव बना लें। इन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो अटेम्प्ट टू परसीव एंड लर्न फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। तो पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो भी वो एक्शन लेते हैं उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के थ्रू उनको पता चलती है। The base of philosophy of sensitivity training has been ably articulated by Kurt Beck।
अब यहाँ पे इन्होंने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बारे में एक वो पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें ये समझा रहे हैं कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होती है, और ये लिखा है कर्ट बैक ने। Sensitivity training started with the discovery that intense emotional interaction with strangers was possible. तो जब ये पता चला था कि हम किसी भी स्ट्रेंजर के साथ एक इंटेंस इमोशनल इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, उसकी वजह से सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। It was looked at in its earlier days as a mechanism to help reintegrate the individual man into the whole society through group development. तो इसमें क्या होता है कि वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं अपनी सोसाइटी में री इंटीग्रेट करने के लिए अपने आप को। इट वॉज कॉट अप इन द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अमेरिका एट मिड सेंचुरी, द क्वेश्चन ऑफ एक्सट्रीम फ्रीडम, रिलीज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल और रिजिड ऑर्गेनाइजेशन इन द टेक्निक्स डेवलप फॉर लार्ज कंपनीज। तो ये शुरू कब हुआ था? अमेरिका में मिड सेंचुरी में ये सब चीज़ें शुरू हुई थी, और उस टाइम पे जब क्वेश्चन उठ रहे थे कि एक्सट्रीम फ्रीडम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, रिलीज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, कितना ह्यूमन पोटेंशियल को रिलीज फ्री छोड़ना चाहिए या फिर कितना रिजिड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस सब के बीच में ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बारे में ये जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू हुआ था। आज के टाइम पे इसको यूज किया जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट को कम करने के लिए, सो ऑल्सो टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो एट द एंड इससे क्या होता है कि जो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। अब ये की कैसे जाती है ट्रेनिंग? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग प्रोसीजर, इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 people. मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे ट्रेनिंग एम्प्लॉयज से ज़्यादा उनकी होती है जो एक हायर पोजीशन पे होते हैं, मतलब जो मैनेजर्स होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, ग्रुप में बुलाए जाते हैं। दे डोंट नो ईच अदर, कभी कभी वो नहीं भी जानते होते। आगे इसकी वेरिएशंस हैं, जैसे कोई एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग होती है जिसमें वो जानते हैं, दूसरी ऐसी होती है जिसमें वो नहीं जानते हैं, तो ऐसा होता है। तो दे डोंट नो ईच अदर नॉट दे आर फॉर्मली इंट्रोड्यूस। तो ये एक जो बेसिक वाली बता रहे हैं कि एक ग्रुप बनाया जाता है 8 से 10 लोगों का, जहाँ पे अलग अलग मैनेजर्स को बुलाते हैं अलग अलग कंपनीज के, और वहाँ पे वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, ना ही उनको इंट्रोड्यूस किया कराया जाता है। एक सडनली उन सबको एक रूम में बुला लेते हैं, वहाँ पे कोई एजेंडा भी नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता, उन्हें कुछ ऐसा नहीं होता कि उन्हें कुछ करना है वहाँ पे, या कोई टास्क नहीं दिया जाता। ट्रेनर भी उन्हीं में से एक होता है, लेकिन ट्रेनर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है, वो प्रिटेंड करता है कि वो भी एक पार्टिसिपेंट ही है। तो ट्रेनर अपनी आइडेंटिटी जो है कुछ नहीं बताता है, वो भी उन 8-10 लोगों में से एक ही होता है। अब शुरू में क्या होता है कि जब इतने सारे लोग एक रूम में आते हैं, अब किसी को कुछ नहीं पता कि वहाँ उन्होंने करना क्या, बस उनको वहाँ पे बुला लिया जाता है। तो आइस ब्रेकिंग होती है। आइस ब्रेकिंग मीन्स वो एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, वो एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं कि कौन कहाँ से आया है, कौन क्या करता है। अब ऑब्वियसली आप एकदम से रूम में जाओगे, इतने सारे लोग हैं, कोई एक दूसरे को नहीं जानता और कोई वहाँ पे कुछ बताने वाला भी नहीं है, तो आप एक दूसरे से ही बात करना शुरू करोगे। ट्रेनर हु इज सिटिंग अमंग देम इंटेंशनली ब्रिंग्स इन सम टॉपिक ऑफ अ कंट्रोवर्शियल नेचर। अब ट्रेनर क्या करता है, उसमें जानबूझ के बीच में एक ऐसा कोई टॉपिक शुरू कर देता है जो कंट्रोवर्शियल है, जैसे रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, प्राइवेट सेक्टर, सेक्सुअल हरासमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ मुस्लिम्स। तो इस तरह के जो भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है, उस टाइप की कोई भी टॉपिक शुरू कर देता है ट्रेनर, और वो जानबूझ के ऐसा करता है कि देखने के लिए कि कौन अब इस बारे में क्या बोलेगा। तो डिबेट शुरू हो जाती है, और वो डिबेट शुरू हो जाती है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक्यूजेशंस होते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम यहाँ से चले जाते हैं। इस फेज को बोलते हैं इमोशनल स्टॉर्मिंग सेशन। अब यहाँ पे ट्रेनर जो है वो थोड़ा सा ओपन अप होता है और अपनी फीलिंग्स बताता है दूसरों को, मतलब कि वो ये बताता है कि कैसे उसको लगता है, फील होता है कि हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ वो कर रहे हैं, जो भी उसमें वो ऑब्जर्व करता है लोगों को करते हुए, और कैसे हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रेनर इस तरीके से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना शुरू करता है। दिस सर्व्स टू प्रोवाइड फीडबैक टू द पार्टिसिपेंट्स। अब जब वो ये सब चीज़ें बताता है तो पार्टिसिपेंट्स को एक फीडबैक टाइप का मिलता है कि जो वो बोल रहे हैं
वो उसकी वजह से सामने वाले का क्या व्यू पॉइंट है और वो क्यों नहीं मैच हो रहा है और आपस में क्यों इतना आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इस टाइप से उनको एक समझ में आती है पार्टिसिपेंट्स को कि क्यों यहाँ पे आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा हीटेड अप हो चुका है. इन द नेक्स्ट फेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप एंड मेंबर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द अदर्स पार्टिसिपेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सेप्ट इट. तो फिर नेक्स्ट फेज जब इसका शुरू होता है उसमें एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, वो एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को समझना शुरू हो जाते हैं और एक्सेप्ट भी करना शुरू हो जाते हैं. तो फाइनली पार्टिसिपेंट्स टुगेदर एक्सप्लोर द रेलेवेंस ऑफ द एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम. तो इसी तरीके से सारे पार्टिसिपेंट्स अपने अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये समझ जाते हैं कि कैसे हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस और हमारी सिचुएशंस हमें इस तरीके से बिहेव करने के लिए हम इस तरीके से बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस एंड आवर सिचुएशन. तो ये इस तरीके से सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी जाती है. इवैल्यूएशन में अब क्या बताया है कि ये कितनी इफेक्टिव है या फिर नहीं है. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज क्वाइट पॉपुलर इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्कूल सेटिंग. हाउएवर देयर आर क्वाइट अ फ्यू डिबेट्स ऑन द यूटिलिटी. अब इसकी यूटिलिटी के ऊपर भी काफ़ी डिबेट्स हैं. जैसे एक टाइप है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की टाइप है जिसको बोलते हैं टी ग्रुप प्रोग्राम. अब यहाँ पे रॉय बोल रहे हैं कि ये जो टी ग्रुप प्रोग्राम है ना ये बाहर के कल्चर के लिए तो बहुत सूट करता है, जैसे वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बना हुआ है तो वहाँ पे तो सूट करता है, पर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ सूट नहीं करेगी. Some researchers are concerned by reports that individuals who have participated in T group have serious emotional breakdown and need psychiatric case. और कुछ रिसर्चर्स इसलिए परेशान है क्योंकि कुछ लोग जो टी ग्रुप सेंसिटिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं बाद में उनका एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और उनको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है. तो ये कई बार इसका नेगेटिव एक साइड इफेक्ट भी होना शुरू हो जाता है. Some others have pointed out that sensitivity group invade the privacy of an individual, hence are not rightfully within the domain of the organization. तो बाकी ये कह रहे हैं कि ये जो है लोगों की प्राइवेसी को इन्वेड करता है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन का राइट नहीं है कि इस तरीके से लोगों को बिना बताए एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करवाएं या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बोला जाए. तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं. अब इसकी वेरिएशंस क्या है, अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स कौन कौन सी होती हैं. तो एक तो जैसे हमने ऊपर नाम सुना टी ग्रुप ट्रेनिंग है जिसके लिए बोला जा रहा है कि वो वेस्टर्न सेटिंग के लिए ज़्यादा बेटर है. इसका फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. टी ग्रुप ट्रेनिंग एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. द गोल ऑफ टी ग्रुप इज टू गिव द ट्रेनी an understanding of why she acts towards people the way she does and why other people act the way they do. मतलब टी ग्रुप का गोल क्या है कि खाली इतना समझ जाए ट्रेनी कि वो ऐसा क्यों बिहेव करता है दूसरों की तरफ और दूसरे उसकी तरफ ऐसा क्यों बिहेव करते हैं. ये इसका मेन गोल है. इससे क्या होता है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं. और देयर आर 3 टाइप्स. इसमें टी ग्रुप में भी अलग अलग 3 टाइप हैं. एक स्ट्रेंजर ग्रुप है जिसमें लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते होते. फैमिली ग्रुप है जिसमें वो एक ही डिपार्टमेंट के लोग होते हैं. एक फैमिली कहते हैं ना, जैसे एक ही डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि फैमिली के ग्रुप एक ही फैमिली के हैं. एंड कज़न ग्रुप मीन्स कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं लोग, तो मतलब कि मैनेजर्स. तो इस तरीके से टी ग्रुप के भी 3 टाइप्स हैं. फिर दूसरा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है. तो पहली वाली टी ग्रुप थी, दूसरी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है. ये इज़ अ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एंड ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ साइकोपैथोलॉजी. तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है, एक तो पर्सनालिटी को समझाने के लिए थ्योरी है, प्लस एक साइकोपैथोलॉजी मतलब इम्प्रूव करने के लिए, बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. और ये किसने डेवलप करा था, कैनेडियन साइको एनालिस्ट एरिक बर्न ने. A form of sensitivity training is based on the transactional analysis. The basic philosophy is that 3 ego states coexist within the same personality. अब ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहता है कि एक ही पर्सन में 3 ईगोज होती हैं. द चाइल्ड, द एडल्ट, द पेरेंट. मतलब एक ही पर्सन के अंदर 3 अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं. एक चाइल्ड की, एक एडल्ट की और एक पेरेंट की.
टीए ट्रेनिंग के थ्रू या ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के थ्रू, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के थ्रू हम बस उनको ये बताते हैं कि कैसे उनको इन तीनों में आपस में बैलेंस करना है। फिर आता है एनकाउंटर ग्रुप। तो पहले जो हमने वेरिएशन पढ़ी वो थी टी ग्रुप या टीए एनालिसिस। अब आता है एनकाउंटर ग्रुप। एनकाउंटर ग्रुप में साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये मैनी साइकोलॉजिस्ट कंसीडर एनकाउंटर ग्रुप एज अ टाइप ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट इसको भी एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कहते हैं, एंड मैनी अदर्स डू नॉट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रैशनल गोल एंड मेथड। तो एनकाउंटर में मतलब क्या होता है कि वो आपस में उन लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए बोला जाता है जिनका बिल्कुल ही थॉट अलग है, जिनके थॉट अलग हैं, जिनके गोल्स अलग हैं। तो एक दूसरे के सामने उनको ला के आपस में डिस्कस करने के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए बोला जाता है। इन जनरल एनकाउंटर ग्रुप्स पुट अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल ग्रोथ देन ऑन ग्रुप इंटरेक्शन. Encounter group training aims at helping participants gain insight into a particular social and personal problem and learn to cope with them more effectively. तो एनकाउंटर ग्रुप में क्या होता है कि लोगों को सर्कुलर फॉर्म में बिठाया जाता है एक दूसरे को फेस करते हुए, और एनकाउंटर करने का मतलब है जैसे उनको अगर लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है ए, ऐसे यहाँ पे ABCD ये लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई एक पर्सन है ए जिसको लगता है कि जो पर्सन ई है वो जो है वो बहुत रूडली बात करता है सबके साथ, तो वो उसको उस टाइम पे ये चीज़ बोलेगा, और ई का काम है वो उसको चुपचाप सुनेगा और उसके बाद लर्न करेगा कि उसको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही ए के बारे में किसी को कुछ लगता है तो वो ए को बोलेगा। तो ये एनकाउंटर एक दूसरे का कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का जो वो सोचते हैं कि वो फील करते हैं कि दूसरा पर्सन इस तरीके से बिहेव करता है जो कि ठीक है या ठीक नहीं है, वो एक दूसरे को बताते हैं, और सब लोग बहुत ध्यान से सुनते भी हैं और अपनी बात भी बहुत ध्यान से बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है नहीं होता है, लेकिन लर्निंग लोगों को होती है कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, और इंसाइट्स होती हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हैं, कोप करना सीखते हैं लोग एक दूसरे से। तो ये एक बहुत ही मतलब एक फ्री अप्रोच होती है जिसमें हम अपना एक सेंसिटिविटी का गोल अचीव कर सकते हैं। The flexibility of encounter group is more than T group, hence many formats of encounter group have evolved. तो इसके भी काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे एक फॉर्मेट है मैराथन फॉर्मेट। मैराथन फॉर्मेट में क्या होता है कि ये 1 वीकेंड पे सारे लोग मिलते हैं एक दूसरे से और वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं इवन विदाउट ब्रेकिंग फॉर स्लीप। The logic behind using the marathon format is that opening up process is hastened by such intense contact. तो यहाँ पे वो बिना ब्रेक लिए एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं लगातार, और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि वो जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे एक दूसरे से ओपन अप होने में उतना जल्दी वो प्रोसेस फास्ट होगा। इनिबिशंस आर लोअर ड्यू टू फटीग, और अगर क्योंकि वो बीच में ब्रेक बिल्कुल नहीं ले रहे हैं तो वो थक भी जाते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर की इनिबिशंस भी कम हो जाती हैं, तो वो अपनी बात को बोल देते हैं जो भी उन्होंने बोलना है, ज़्यादा सोचते नहीं हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतने थक चुके होते हैं। तो इसका एक स्पेशल पर्पस है कि बिना ब्रेक दिए क्यों करवाते हैं ये। Finally, since now they are separated from the outside environment for a long period of time, the influence of group एक्सपीरियंस इज मैक्सिमम, और वो काफ़ी टाइम तक जैसे पूरे वीकेंड में दोनों दिन वो बाहर के एनवायरनमेंट से कट ऑफ हो रखे हैं और वो सारे एक जगह पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बाहर की एनवायरनमेंट की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आपस में जो ग्रुप एक्सपीरियंस होता है वो बहुत एनहांस हो जाता है। मैराथन एनकाउंटर ग्रुप हैज़ बीन कॉल्ड अ प्रेशर कुकर बिकॉज ऑफ द इमोशनल टेंशंस दैट गेट्स बिल्ड अप। तो यहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन बिल्डअप हो जाती है इतने लंबे टाइम तक, तो एनकाउंटर ग्रुप को प्रेशर कुकर नाम से भी बोलते हैं। इट इज़ केपेबल ऑफ कंप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या है कि कम टाइम में कम टाइम लगता है और ट्रेनिंग भी जल्दी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि बिना ब्रेक दिए करते हैं। फिर आता है कि अब हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जितनी भी हमने पढ़ी है उसमें लर्निंग कैसे होती है, एक्चुअली में लर्निंग प्रोसेस होता कैसे है।
तो यहाँ पे भी लुइन की जो उन्होंने कहा था कि लुइन हैड स्टेटेड दैट एनी काइंड ऑफ चेंज इन द लर्नर मूव थ्रू 3 स्टेज। तो ये लुइन की बहुत फेमस, कर्ट लुइन की बहुत फेमस एक ये है प्रोसेस है कि जब भी चेंज होना होता है तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है अनफ्रीजिंग, दूसरा मूविंग, तीसरा फ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग मतलब पहले जो चीज़ है उसको अनफ्रीज करो, उसको वहाँ से जो चीज़ अंदर ऑलरेडी लोगों के एक जमी हुई है उसको मेल्ट करो, पहले हटाओ, उसको अनफ्रीज करो, फिर उसको वहाँ से हटाओ, मूव करो, और उसके बाद जो नई चीज़ आप सिखा रहे हो उसको फ्रीज करो। तो ये इन्होंने बोला है जब भी कोई चेंज होना, जब भी किसी के बिहेवियर में या किसी भी चीज़ तरीके का चेंज करना होता है तो पहले अनफ्रीजिंग करनी पड़ती है उसकी, फिर मूविंग, फिर उसके बाद फ्रीजिंग। So for the desired new learning to occur, we need to unfreeze the individual. Unfreeze मतलब अगर कोई individual बिल्कुल ही नहीं समझ रहा है कि वो कुछ गलत करता है तो उसको पहले अनफ्रीज करो, उसको ये एक्सेप्ट करवाओ कि आप गलत करते हो और ये मानो। दिस कैन बी डन बाय जनरेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ टेंशन और एंजाइटी। तो इसमें अनफ्रीजिंग करने का तरीका ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ टेंशन और एंजाइटी बिल्डअप होती है, एंजाइटी जो होती है, एंजाइटी इज अराउज ड्यू टू द नेचर ऑफ फेस टू फेस एनकाउंटर। तो जब फेस टू फेस एनकाउंटर होता है, जब लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो उससे एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, और उसकी वजह से एक अनफ्रीजिंग होना शुरू हो जाती है। कभी कभी लोग डिफेंस मैकेनिज्म भी यूज़ करते हैं जो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली वो यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंजाइटी इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू गेट लूज फ्रॉम हर प्री कंसीव नोशंस एंड हैबिचुअल वेज ऑफ रिएक्टिंग। एंजाइटी होना कह रहे हैं ये अच्छी बात है क्योंकि उससे लोगों को अपने बारे में जो एक प्री कंसीव नोशन होता है या उनकी जो हैबिट होती है हमेशा रिएक्ट करने की, वो थोड़ा सा वो लूज हो जाती है, मतलब वो समझने लगते हैं कि वो ऐसा करते हैं या वो क्यों करते हैं, इस टाइप से। दिस अनफ्रीजिंग हेल्प्स बिकॉज ओनली देन वन कैन मूव। अब जब कोई ये रियलाइज करेगा कि वो इस तरीके से रिएक्ट करता है जो कि ठीक नहीं है, तभी तो आगे वो मूव करेगा, मतलब अपने एटीट्यूड्स और फीलिंग्स को चेंज करेगा। नाउ सेकेंड स्टेज इज मूविंग occurs because in all forms of sensitivity training the individual is given feedback about her behavior। तो जब दूसरे ग्रुप के मेंबर उसको फीडबैक देते हैं उसके बिहेवियर के बारे में तो उसको ये समझ में आता है पार्टिसिपेंट को कि उसको ये चीज़ चेंज करनी है। एंड एट द एंड क्या होता है कि वो नया बिहेवियर सीखता है क्योंकि वो रियलाइज़ करता है कि उसको अपने आप को बदलना है। तो न्यू लर्निंग होती है जिसको जो फ्रीज हो जाती है, मतलब जो वो सीख जाता है। एंड द इंडिविजुअल कैरीज ओवर द स्किल्स इन ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट आउटसाइड द ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में जो चीज़ वो सीखता है वो आगे फिर अपने उसमें भी यूज़ करता है, अपने काम में भी यूज़ करता है और अपने डे टू डे इंट्रैक्शंस में भी। तो इस तरीके से सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, में लर्निंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट इन द इंडस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।